उर्दू सीखो में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम आपके सामने आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक उर्दू, जो भी तलबात उर्दू दरक्षा हिस्सा 2 पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, आइए मैं उन्हें एक आसानी के साथ खूबसूरत अंदाज में पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं हम्द के बारे में, खुदा अज़्ज़ व जल शबनम कमाली की हालत ज़िंदगी के बारे में, और हम्द की तारीफ़ हम बात कर चुके हैं, नात की तारीफ़ हम कर चुके हैं, कसीदा की तारीफ़ कर चुके हैं। इन तमाम चीज़ को हम पढ़ते हुए सवालत जवाब हमने बना चुके हैं। मुख्तसर तरीन सवाल बना है, मुख्तसर सवाल बना है, जैसा आप देख रहे हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में। और फिर हम तवील सवालात को भी बनाए हैं। इन सवाल के साथ साथ फिर हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है, ऑब्जेक्टिव के साथ। तो इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें आप। मेरा पहला वीडियो है हम्द में शबनम कमाली के। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, यानी हम्द के बाद अगर दूसरा कोई आता है तो वो शबनम कमाली के बाद भाभी जान आते हैं। तो आइए बिला ताख़िर हम अपने क्लास का आगाज़ करते हैं इस शेर के साथ। न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी ख़ुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो आइए बिलाशुबा हम इस क्लास, जैसा कि आप देख रहे हैं, दरक्षा हिस्सा 2, सोहेल आज़िमाबादी, अफसाना भाभी जान। अफसाना मीन्स कहानी होता है। इसमें देख रहे हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद कवी है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो भी तलबात मेरे क्लास को पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अब की बार 90 पर। जी हाँ, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि आपको ये जो PDF नज़र आ रहे हैं मुफ्त में मिलेगा। बस ज़रूरी इस बात का है कि आप हमसे राब्ता करें और मेरे नंबर पर कॉल करें। बिना कॉल किए हुए आपको नहीं मिलेगा। चलिए बिला ताख़िर हम क्लास का आगाज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, मेरे नज़र के सामने है मुख्तसर अफसाने की तारीफ़। अब मुख्तसर अफसाना होता क्या है, तो इसे हम बआसानी समझ सकते हैं कि मुख्तसर के माने होता है छोटा। मुख्तसर मीन्स छोटा, मुख्तसर मीन्स छोटा, अफसाना मीन्स कहानी, छोटी कहानी, छोटी कहानी। मुख्तसर मीन्स छोटी, छोटा या छोटी, अफसाना मीन्स कहानी। अब अफसाना को समझने के लिए होगा फसाना। फसाने के माने फसाद, लड़ाई झगड़ा। तो फसाद को फसाना, जब कोई फसाद हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए या कोई ऐसा वाक़यात हो जाए, अगर कोई दूसरा शख्स या तीसरा शख्स सुनाता है तो एक कहानी के तरीके से हम सुनना पसंद करते हैं, उस कहानी को हम अफसाना कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप हिस्ट्री कहते हैं, स्टोरी कहते हैं। उसी तरह हिंदी में उसको कहानी बोलते हैं और उर्दू में अफसाना बोलते हैं। अब हम देखते हैं मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ कि मुख्तसर अफसाना हमारे उर्दू में कब और किस वक्त से आया। मुख्तसर अफसाना उर्दू की नसर के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखीज़ सिनफ है। यानी उर्दू में ये नसर जो है उर्दू नसर में आया है। और जिस तरह से उर्दू में 2 सिनफ होते हैं, एक नसर होता है, एक शेर व शायरी होता है, जिसे हम नज़्म कहते हैं। तो ये जो अफसाना है ये नसर में है, यानी इसे कहा जाता है, पढ़ा जाता है और सुनाया जाता है, सुना जाता है। लेकिन इस सिनफ ने अपनी कम उम्री और नौखीज़ी के बावजूद ऐसी फ़नी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली जिसने सरसरी तौर पर गुजर जाना किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। कहा जाता है कि ये सिनफ ने जब उर्दू के अंदर अपने कदम बढ़ाई तो अब इस सिनफ को कोई चाहे कि सरसरी तौर पर पढ़ ले और समझ जाए, मुमकिन नहीं है। अब ये सिनफ बहुत आगे तक जा चुकी है। अब हम कहेंगे ये सिनफ क्या है, तो जिस तरह से मैंने दिखाया आपको, हम्द, नात, मनक़बत, कसीदा, ये तमाम तर अपने अपने सिनफ है। ये सिनफ कदम बर कदम फ़िक्र व फ़न का ऐसा जलाल जमाल पेश करती है जिससे जहन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता है। यानी इस सिनफ के अंदर हमारे खूबसूरती के साथ कदम ब कदम बढ़ती जा रही है। अगर इस कहानी को पढ़ते हैं तो दिल के अंदर नूर, यानी दिल के अंदर नूर और सुरूर पैदा होता है। इसके आईना में हमें जहां यानी दुनिया, अपने मुल्क और कौम और समाज की तस्वीर नज़र आती है। यानी
सिर्फ के अंदर हमारे मुल्क के अंदर जो हालात गुजरते हैं या गुजर चुके, उन चीज़ को भी हम सिर्फ के अंदर देख सकते हैं, अफसाने के अंदर। और अपने समाज की बिगड़ती हुई हालात को भी हम अपने अफसाने के अंदर देख सकते हैं। और जहाँ यानी पूरी दुनिया की कहानी को अगर चाहे कोई पेश करना, किसी कहानी को पेश करना चाहे तो उसे भी पेश कर सकता है। वहीं हमारी ज़िंदगी की पेश आने वाली दुश्वारियों और गम व आलम, मसरत व शादमानी की झलकियाँ भी नज़र आती है। जहाँ सब कुछ होगा तो दुनिया के अंदर रहने वाले शख्स कौन होते हैं? इंसान होते हैं। इंसान के साथ गम भी आता है, परेशानी भी आती है, मुश्किलें भी आती हैं, खुशी और गम भी आती है। तमाम चीज़ को दिखाया जाता है एक अफसाने के अंदर। कहा जाता है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने मगरबी अदब के ज़ेर असर आया। कहा जाता है कि अगर इससे पहले हमारे उर्दू में नहीं था, ये मगरबी अदब की देन है। यानी मगरबी अदब कहते हैं यूएस को, अमेरिका को, जो भी अंग्रेज़ के शहर कंट्री है वहाँ से आया है ये। वहाँ ये चीज़ था, हमारे अंदर नहीं थी, तो उसी के ज़ेर असर आया। तो इस चीज़ को, ये VVI क्वेश्चन है, उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरबी अदब की देन है, यानी उसके ज़ेर असर आया है। और बहुत कम उम्र में ही इसने अपने उर्दू में एक ऐसा अहम सिन्फ की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम कर ली, यानी अपनी पहचान कायम कर ली, और आम लोगों के दरमियान उसे खूब मकबूलियत हासिल हुई। कहा जाता है ख़ास व आम के अंदर मकबूलियत हासिल, हर कोई कहानी सुनना पसंद करता है, इंसान की फितरत में है। अफसाने की मुअतदल तारीफ़ीन की गई हैं, कई तरीके से तारीफ़ की गई। एक मुमताज़ मगरबी अदीब का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। एक बहुत बड़े अदीब ने कहा है, एक मगरबी अदनी यानी US के लोगों ने कहा है, उनके एक राइटर ने कहा है कि मुख्तसर अफसाना इसे कहते हैं जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। यानी अगर कोई इंसान बैठा है कहानी सुनाने या पढ़ने के लिए या सुनाने के लिए, तो आधा से 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा समझे कि जिस तरह से एक मूवी हम लोग देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक कहानी है। बहरहाल किसी ने यह भी कहा है कि अफसाने में बुनियादी शय वहदत तासीर। बहरहाल हर अदब और फ़न के माहिरीन ने इसकी जो भी तारीफ़ बयान की है, उन सब के दरमियान एक ख़याल मुश्तरका, यानी एक चीज़ बहुत आम है कि अफसाने नस्र में एक मुख्तसर बयान तख्लीक़ी। मैंने पहले ही कह चुका था कि कहानी वो है जो बयानियाँ बोली जा सके, सुनाई जा सके। नस्र में, अफसाने में किसी एक किरदारों के एक तरफ मखसूस गिरोह की नक़ूश या दीनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशन गोई को भी पेश की जाती है और मुतावज़न होती है। कहा जाता है कि अफसाने के अंदर जो हालात जो बयान की जाती है, अगर कोई शहर के हो तो शहर के जैसे हालात पेश की जाती है। घोड़ा गाड़ी नज़र आएगा, लोग कोट पैंट में नज़र आएंगे, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर नज़र आएंगे। ठीक उसी तरह अगर देहात की कहानी होगी तो वहाँ किसान लोग होंगे, वहाँ ज़मींदार लोग होंगे, वहाँ देहाती लोग होंगे। उनकी ज़ुबान का अलग होगा, उनका उसलूब बयान अलग होगा, उनके चलने और ढंग अलग होंगे, उनके पहनने का तरीक़ा अलग होगा। तो यानी एक ऐसा समझ जाए कि एक मूवी है। एक अगर कोई इंसान भोजपुरी मूवी देखता है तो किस तरह से भोजपुरी की ज़ुबान होती है, वो खेत खलियान दिखाता है, गाछी को ब्रिज दिखाता है। ठीक इसी तरह का साउथ की मूवी अगर आप देख लीजिए तो वहाँ कुछ अलग किस्म का दिखाता है। कुछ अभी की जो हालात जदीद टेक्नोलॉजी है उस चीज़ को वो इस्तेमाल करता है। तो दोनों को समझने की यही बात है कि अफसाना 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो वो देहाती हो सकता है और एक शहरी। अगर पहले के हालात को दिखाएगा यानी बादशाह की हालत का, तो बादशाह की ज़ुबान होगी, उनकी पस मंज़र होंगे, उनका क्या है बिल्डिंग होगी नहीं बल्कि उनकी इमारत होगी बड़ी बड़ी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं उर्दू में मुख्तसर अफसाने का पस मंज़र, यानी उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब कैसे हुआ। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी में हुआ। हम कौन सी सदी में चल रहे हैं? 21वीं सदी में चल रहे हैं। ये 20वीं सदी है, यानी 19वीं सदी के लास्ट में ही ये शुरू हो चुका था और 19वीं सदी से ही इस सिन्फ ने तकरीबन अपने 100 साल सफ़र का नशब व फराज देख चुके हैं। यानी ये सिन्फ ने 100 साल का सफ़र तय कर चुका है। मुतफ़क्का राय के मुताबिक उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा को तस्लीम किया गया है। नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है, यानी मुश्तरका तौर पर तमाम लोगों का ये एक ही कौल बनता है कि 1903 में जो अफसाना लिखा गया था नसीर और खदीजा के नाम से, वो पहला है। उस सिन्फ के मुसन्निफ़
रशीदुल खैरी हैं यानी इसके लिखने वाले। उसके बाद प्रेमचंद और सज्जाद ज़हीर यलदरम के अफसाने भी सामने आए हैं। बेशक जहाँ पर अफसाने का नाम आएगा वहाँ प्रेमचंद का नाम ज़रूर आएगा। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ। उससे चंद साल कबल, उससे थोड़ी दिन पहले, कुछ साल पहले अंगारे के नाम से एक मजमूआ शाये हो चुका था जिसने मौज़ू और फ़न दोनों एतबार से उर्दू के मुख्तसर अफसाने की तारीख़ में नए तजर्बों की बुनियाद डाली और ये मजमूआ आज भी एक संग मील की हैसियत रखी है। तरक्की पसंद तहरीक तो 1936 में आ गया था, लेकिन उससे पहले ही उससे कुछ साल पहले ही अंगारे नाम के एक मजमूआ शाये हुआ था। अब हम कहेंगे कि मजमूआ क्या है, तो वो कई कहानी, छोटी छोटी कहानी को एक किताब में लिखने के बाद, मिसाल के तौर पे जिस तरह से हम समझ सकते हैं, ये एक बुक है, छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है। अब इसमें एक ही कहानी है। अब एक कहानी की एक बुक है, फिर एक और कहानी की बुक आ गई, तो इन दोनों को एक साथ मिला दिए तब इतनी मोटी बुक हो गई। तो इन दो बुक का तो दो तरीके से हो गए, तो उन दो को बीच में करने के लिए एक। अब इस मोटी सी बुक में ये मजमुआ है अफसाने का। अब इसमें कई बुक का एक ही साथ लिखा गया है, जमा कर दिया गया, मजमुआ के माने जमा। अब इस मोटी सी बुक में 10-20 अफसाने हैं, 10-20 कहानियां हैं या 5 कहानियां हैं। 5 कहानी की अलग अलग किताब होती, तो अलग किताब को ना रखते हुए एक साथ अंगारे के नाम से ये बुक छप गई। यही बुक नहीं, यानी उस नाम मजमुआ छप गई। आप समझ चुके होंगे, तो इसे कहते हैं मजमुआ। कई किताबों को एक जगह जमा करके जो लिखी जाती है। दोनों एतबार से उर्दू की मुख्तसर अफसाने की तारीख़ में नए तजर्बा के साथ आई थी और एक बहुत अच्छा, यानी फ़न के एतबार से भी बहुत अच्छी थी। बुनियादी तो हर लिहाज से उसको माना गया और संग मील की हैसियत रखती है। 1960 की दिहाई में जदीद अफसाने निगारों की एक नई नस्ल उभर कर आई। बात सही है कि 1936 और 1960 में बहुत दूर का फासला था। अब जदीद नस्ल अफसाने का दौर आया, यानी जैसे हम कहते हैं ना मॉडल, अभी हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं मॉडल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसी तरह जदीद अफसाने का दौर आया। एक पुराने अफसाना था, उसमें पुरानी कहानी लिखी जाती थी, बीती हुई कहानी लिखी। अब एक जदीद टेक्नोलॉजी, अपने हालात को लिखेंगे, अब अपने हम सियासत पे लिखेंगे, अपनी परेशानी पे लिखेंगे, गरीबी पे लिखेंगे, मुफलिसी पे लिखेंगे, बादशाह के जुल्म ज़ाती पे लिखेंगे, तो उसको हम कहते हैं जदीद। एक नया दौर लेकर आया अफसाने निगारों ने, और अफसाना निगार कहते हैं अफसाना लिखने वाले को। नई नस्ल जवान लोग थे और जिसने हकीकत निगारी, यानी हकीकत बताया था कि हकीकत निगारी इन फ़राह के और अफसाने में अलामत, इस्तिआरा, तमसील और जदीद तरजीद की आमेजिश करके उर्दू के अफसाने का अफ़क़ मज़ीद हुआ। उस अहद के अफसाने निगारों, यानी उस दौर के अफसाने निगारों में इंतज़ार हुसैन का नाम आता है, सरियंदर प्रकाश का नाम आता है, अनवर सज्जाद ज़हीर का नाम आता है, बलराज कोमल का नाम आता है, अब्बास अहमद गद्दी हैं और कलाम हैदर है, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हैं। उर्दू अफसाने की तारीख़ में मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर यलदरम, सआदत हुसैन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, इसमें चौथाई बहुत बड़ी अफसाना निगार, बहुत बेबाक अफसाना निगार हैं, औरत हैं ये। ख्वाजा अहमद अब्बास, सुहेल अज़ीमाबादी जिन्हें हम पढ़ने वाले आज उनका अफसाना, अख्तर उरवानवी, राम लाल, शकीला अख्तर और जोगंदर पाल की खिदमात को भी हम फरामोश नहीं कर सकते। यानी जिस तरह से पहले मंटू थे, सआदत हसन मंटू थे और प्रेमचंद और भी लोग हैं, उसी तरह ये भी अफसाना निगार को हम भूल नहीं सकते, उन्हें फरामोश नहीं कर सकते। आइए अब हम देखते हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे आपको पढ़ाने वाले मिलेंगे, पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने एक अलग अंदाज से आपके सामने पेश करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको अल्फाज के मीनिंग समझ में नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये निकाला है। इंशाअल्लाह आप इस अल्फाज को याद करें तो आपको बआसानी और आसान समझ में आएगा। नोखेस नौजवान, जवान, सरवर खुशी, शादमानी खुशी मसरत, मुमताज़ अलग, मुश्तरका मिला हुआ, जलालो जमाल हुस्न खूबसूरती, अलम परेशानी, शनाख्त पहचान, नशिस्त बैठने की जगह, नुकूश छाप। इसलिए कहा जाता है कि अफसाना उसे कहते हैं जो एक ही निशिस्त में पढ़ी जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि अब अफसाने के बारे में आप समझ चुके होंगे। अफसाने के बारे में मुख्तसर ऐसा समझे कि मुख्तसर अफसाना, मुख्तसर मीन्स छोटा, अफसाना मीन्स कहानी, छोटी सी कहानी, ठीक है। अब उसको समझने के लिए कैसे, जैसे कि आप मूवी ले लीजिए, किसी भी मूवी को ले लीजिए, अगर देहात की अफसाना है तो देहाती मूवी समझ जाइए कि हाँ भाई कहानी की, तो कोई ना कोई मूवी जो है हमें एक कहानी देता है, एक सबक देता है।
तो मुख्तसर अफसाने की बुनियाद कब हुई थी? 20वीं सदी में हुई थी। मुख्तसर अफसाना हमारे उर्दू अदब में कैसे आया? अंग्रेज़ी अदब से आया, यानी जिसे हम मगरबी अदब कहते हैं, उसके ज़रिए असर आया। मुख्तसर अफसाना में सबसे पहली किताब कौन सी लिखी गई थी? पहला अफसाना कौन सा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था नसीर और खतीजा, ठीक है। उसको कब लिखा गया था? 1903 में लिखा था। उसके बाद 1936 से कबल लिखा गया, प्रेमचंद ने लिखा था अंगारे के नाम से। वो क्या था? एक मजमुआ था, जिसको मैंने बताया कि बहुत सारी कहानी को एक जगह जमा करके जो छापा गया, तो उसे मजमुआ कहते हैं। उसके बाद फिर 1960 का दौर आया, यानी एक नई नौजवान नस्लें पैदा हुई, उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे जदीद अफसाने निगार का एक उभरता हुआ लोग सामने आए, अफसाने निगार सामने आए, उन्होंने अफसाना लिखा। अब हम पढ़ेंगे सोहेल आज़म आबादी के हालात ज़िंदगी। सोहेल आज़म आबादी के हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात को हम पढ़ेंगे। सोहेल आज़म आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सोहेल आज़म आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। अपनी इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती की तालीम ज़िंदगी में शायरी से करते हैं, यानी इब्तदाई ज़िंदगी शायरी से करते हैं, इसलिए सोहेल तखल्लुस करते हैं। अगर आप तखल्लुस समझना चाहते हैं तो मेरे पहले वाले वीडियो को हम्द को आप देख सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आखिर में बता दूंगा। इस तरह से अदबी दुनिया में सोहेल आज़म आबादी के नाम से मशहूर हो गए, यानी सोहेल आज़म आबादी के नाम से मशहूर हो गए। सोहेल आज़म आबादी की पैदाइश 1911 में पटना में हुई। दो चीज़ याद रखना है, एक तो सैयद मुजीबुर रहमान नाम था, दूसरा 1911 कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। सोहेल आज़म आबादी एक ज़मींदार ख़ानदान से थे। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि सोहेल आज़म आबादी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? ज़मींदार ख़ानदान से। और 1 साल की उम्र में थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश ननियाल में हुई। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में, यानी एक उस्ताद के सरपरस्ती में इब्तदाई तालीम व तरबियत हासिल की। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदौली है। ये भी क्वेश्चन आता है, आप इसे भी अंडरलाइन करें, VVI क्वेश्चन है कि उनका आबाई वतन कहाँ था? शाहपुर भदौली, जो पटना ज़िला में ही वाक़ है। इफ्ताद तबीई की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके, यानी किसी दुश्वारी की वजह से। गर्चे मुज़फ़्फ़रपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकिज़ में भी क़याम पज़ीर है, वहाँ भी गए, पढ़ाई भी करी। इब्तदाई शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हो गए, यानी घूम गए, झुकाव हो गया। फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, बेशुमार अफसाने लिखे। कहा जाए कि सोहेल आज़म आबादी ने इब्तदाई यानी जो शुरू किया अदब का काम, तो शेर व शायरी से किया। सोहेल तखल्लुस करते थे और उनकी वलादत कहाँ हुई थी? पटना में पैदा हुए थे, 1911 में पैदा हुए थे। 1 साल की उम्र में थे ही कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया और सोहेल कम ननिहाल में तालीम हासिल कर रहे थे। सोहेल आज़म आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की, यानी नौकरी की। उस मुलाजमत के सिलसिले में वो दिल्ली रहे, फिर दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला यानी बदलाव, वहाँ से ट्रांसफ़र श्रीनगर कश्मीर में हो गया। फिर वहाँ से वापस पटना चले आए। मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी रिटायर हो गए, वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी रिज़ाइन दे दिया। इस तरह यानी अपना ओहदा छोड़ दिया। इससे पहले सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे, यानी उन्होंने मैगज़ीन लिखा, बहुत सारी कहते हैं अखबार लिखी, तो उनका एक अखबार भी है, रसाले निकाले और एक रोज़नामा अखबार साथी के नाम से इजरा किया, यानी उससे निकाला। सोहेल आज़म आबादी की ज़िंदगी भर उर्दू की तरोजी इशाअत यानी उसके फ़रोग़ की, उसके लिए भलाई के लिए मसरूफ़ रहे। चुनांचा उन्होंने छोटा नागपुर इलाके में 5-7 बरसों तक उर्दू की तरजीह व इशाअत का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर क़याम ने उनकी अफसानों की मौज़ूआत मुतय्यन कर दी। इनके अक्सर व बेशतर अफसाने ज़मींदाराना के एहतिसाल के ख़िलाफ़ और मज़दूरों और कमज़ोरों तबक़ों की हकीकतों में मौज़ूआत से मुतअल्लिक़ है। कहा जाता है कि सोहेल आज़म आबादी ने ज़्यादातर अफसाना जो लिखा है ज़मींदार ख़ानदान से थे, तो इसलिए उन्हें मालूम था। अब हमें समझ लगता है कि जहाँ पूछेगा कि सोहेल आज़म आबादी का ज़्यादातर अफसाना किस टाइप का था, तो ये याद रखना कि सोहेल आज़म आबादी का जो ताल्लुक़ था ज़मींदार ख़ानदान से था, इसलिए वो ज़मींदार पे ही ज़्यादातर लिखते थे। अब ज़मींदार के अंदर उसकी अच्छाई को भी लिखा और उसकी बुराई को भी लिखा। उसी तरह कमज़ोरों पे लिखा, मज़दूरों को लिखा, बेसहारों पे लिखा। ये उनका ख़ास मशगला था और ये उन्हीं का मौजू ही रह गया। इसी तरह प्रेमचंद का भी वही मौजू है। सोहेल आज़म आबादी के तख्लीक़ात उनकी 3 अफसानवी मजमूए
शाये हो चुके हैं। चार चेहरे उनका अफसानी मजमुआ है। मजमुआ मैं बता चुका हूँ, कई कहानी को एक साथ किताब में जमा करने को। अलाव और आदमी के रूप हैं। 3 अफसानी मजमुआ है। सबसे पहले 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और एक नावल है बेजड़ के पौधे। कोई भी पेड़ जो होता है पौधेदार होता है, अब बेजड़ के पौधे उसका कोई जड़ नहीं। उन मजमुओं के अलावा सुहेल आज़िमाबादी ने अफसानों की तादाद कम बेश 125 अफसाने लिखे। 125, जैसे 2025 गुजरा है, अभी 26 है तो 125 तक पहुंची। और 1980 में सुहेल आज़िमाबादी का इंतकाल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि सुहेल आज़िमाबादी की हालत ज़िंदगी अब समझ में आ गए। मुख्तसर में समझ आए कि सुहेल आज़िमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। पैदाइश पटना में हुई, 1911 में हुए। 1 साल की उम्र थी तो सुहेल आज़िमाबादी का वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा का इंतकाल के बाद लोग ननियाल में रहते हैं, तो ननियाल में रहे। फिर वहीं से इब्तदाई तालीम को हासिल की और अपनी अदबी खिदमात के लिए सबसे पहले शेर व शायरी करते थे। उनका तखल्लुस सुहेल था और उसी नाम से वो मशहूर व मारूफ हो गए। सुहेल आज़िमाबादी एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जिस वजह से उनका मौज़ू भी अफसाने का ज़मींदारी हाल हो गया, यानी ज़मींदारों के ऊपर लिखना, खेती खरियान के ऊपर लिखना, गरीबों मस्कीनों के ऊपर लिखना, मजबूरों के ऊपर लिखना। और उन्होंने 3 अफसाने मजमुआ लिखे। सबसे पहला 4 चेहरे लिखे और अलाव, यानी 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप, 3 हो गया। और उन्होंने एक नावल लिखा बेजड़ के पौधे और उनके मजमुए की तादाद जो है 125। उनका इंतकाल 1980 में हुआ, वो तो इसी ज़माने याद हो गया। कम से कम आप नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पूरा पढ़ पाए, तो कम से कम 2-4 मरतबा इस वीडियो को सुन लीजिएगा तो भी आपको याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्फाज मुताफ़ात, इफ्तदा तबी, फितरी झुकाव किसकी तरफ हो गया था? शायरी से अफसाने की तरफ। बेशुमार, अनगिनत, इस्तिफ़ा, ओहदा का छोड़ देना, इस्तेहसाल, जुल्म ज़ाती, क़याम पज़ीर, मुक़ीम, मुलाज़मत, नौकरी, इजरा जारी किया। किस चीज़ को जारी किया था? उन्होंने एक अखबार को जारी किया, तो रोज़नामा साथी के नाम से। आपने पढ़ा, अगर आपने अपने बुक में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ ले। सुहेल आज़िमाबादी की कहानी भाभी जान, आपने रुक़ैया भाभी के रूप में एक औरत के एक ऐसे किरदारों के बारे में पढ़ा है जो हर वफ़ा और एसारों व क़ुरबानी की एक खूबसूरत मिसाल है। कहा जाता है कि सुहेल आज़िमाबादी का जो कहानी लिखा है भाभी जान, वाक़अतन एक भाभी औरत के रूप में एक जलती हुई चिराग के मानिंद है, शम्मा के मानिंद है, जो अपनी तमाम परेशानी अपने ऊपर झेल लेती, लेकिन लोगों को परेशान नहीं होने देती। खा वो बच्चा हो, देवर हो, अपने उनके पास पढ़ने वाली बच्चियां हो या गांव समाज के अंदर कोई भी परेशानी हो, तमाम चीज़ को वो झेलती हैं और सब के साथ साथ रहती हैं। इतना होने के बावजूद वो चेहरे पे मुस्कुराहट रखती, ये इसका कहानी का खुलासा है। और उनके शौहर भी जेल में जाने के बावजूद भी। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, रुक़ैया भाभी हमारे दिलों के अंदर अपना एक मुस्तहकम मुकाम बना लेती है। बात सही है कि जब कहानी पढ़िएगा तो धीरे धीरे उनकी मोहब्बत आपके दिल में बढ़ती चली जाएगी। दरअसल कहानी उनकी पूरी शख्सियत और एक शम्मा की तरह क़ारिईन के सामने आती है। मैंने बताया था कि एक रोशनी की तरह हर किसी को अंधेरे में रोशनी पसंद है, और क़ारिईन जब पढ़ता है तो उस कहानी को दिल के अंदर समा लेता है, बैठा लेता है। शम्मा जो खुद जलती और पिघलती रहती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी रोशनी से न जाने कितने तारीख़ जहन को मुनव्वर कर देता है। कहा जाता है कि जो रोशनी जलती है आखिर न आखिर सुबह होती है और वो रोशनी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये तारीख़ी जो रात गुजरी उसी तरह जो जहन तारीख़ी का जहन है उस चीज़ को वो मुनव्वर कर देती है, रोशनी से भरपूर कर देती है। रुक़ैया भाभी का घर की तमाम जिम्मेदारियाँ थी। बच्चों की तालीम, वक्त पर उनके खाने पीने का इंतज़ाम, अपने देवर की खातिरदारी। देवर का नाम था अख्तर, यह नाम नहीं है, देवर की खातिरदारी। रुक़ैया भाभी हमेशा माली दुश्वारी से दो चार रहती थी। उनकी आमदनी कम थी, इसलिए से पैसे की दुश्वारी रहती थी, हर इंसान को रहता है। इसलिए कि वो जिस कॉलेज में लेक्चरर थी वहाँ से उनको सिर्फ 400 रुपये महाना मिलता था। इससे भी हम याद रख सकते हैं कितना महाना मिलता था, 400। और सुहेल आज़िमाबादी का अफसाना मजमुआ का नाम क्या है?
4 चेहरे। भाभी एक लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, हर कोई पढ़ाता है, वो अक्सर वैसे लोग टीचर पढ़ाते हैं, बस पढ़ाते हैं, उससे 50 रुपये मिलते थे। अब उस चीज़ को कैसे रखना, भाभी जो ट्यूशन पढ़ाती थी तो वहाँ कितना पैसा मिलता था, 50 मिलते थे। ले दे के उनकी कुल आमदनी इतनी ही थी, ले दे के उनकी कुल आमदनी कितनी थी, 400 रुपये वहाँ से मिल रहा है कॉलेज से, अब 50 रुपये ट्यूशन से, 450 रुपये। बहुत ज़्यादा उनके खर्च थे, बहुत ज़्यादा खर्च। उनके शौहर को सियासत का बहुत शौक़ था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल में जाना पड़ता था। सुहेल अज़ीमाबादी का ये कहानी एक औरत के ऊपर है, एक भाभी जान के ऊपर है। एक भाभी है, ऐसा फीलिंग कीजिए कि आप किसी की भाभी हैं या आपकी कोई भाभी है जिसका नाम रुकैया है, जो आपके घर में आती हैं या आप किसी के घर में जाते हैं। शौहर जो है वो जेल में बार बार पॉलिटिक्स की वजह से, सियासत की वजह से जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास एक देवर है, क्या आप उनकी देवर हैं, आप उनके देवर हैं। अब आपको बच्चे का भी ख्याल रखना है, देवर का भी ख्याल रखना है। अब जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं उस कॉलेज को भी जाना है, जिस बच्ची को आप पढ़ा रहे हैं उस बच्ची का ख्याल रखना है। फिर आपके दिल के अंदर लोगों का इखलास और मोहब्बत भरा हुआ है, लोगों को ताउन करने की आपकी एक मिजाज अलग है कि नहीं बात, जितना पैसा उसी पैसे में मैं लोगों की ताउन करूँगी। तो कुल आमदनी सिर्फ 400 रुपया थी, ट्यूशन से 50 रुपये मिल रहे थे, 450 रुपये हो गए। उतने होने के बावजूद तमाम परेशानी को झेल रही हैं। जब बार बार जब शौहर कहते हैं ट्यूशन में जा रहे हैं, वहाँ जेल में जा रहे हैं, तो उनके लिए जब भी वक्त मिलता था ख़त पे ख़त लिख रही हैं, भेज रही हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अल्फाज माने देखते हैं। अल्फाज है मुस्तहकम, मजबूत, शम्मा, चिराग, मशगला, अमल, नामुस्ताद, नवाकिफ, उम्दा, अच्छा, क़ारिईन, पढ़ने वाले, आमदनी, कमाई, बाज, दूर होना, हैयत, बनावट। अभी तक हमने जितना पढ़ा है मुख्तसर अफसाने को पढ़ लिया, भाभीजान के हालात ज़िंदगी को, सुहेल अज़ीमाबादी हालात ज़िंदगी को पढ़ लिए, और फिर हमने भाभीजान की कहानी को पढ़ लिए। अब हम मुख्तसर सवालात को, उसके जवाबात पढ़ते हैं। सवाल है, नंबर 1 सवाल है, आपकी जो बुक में सवाल, उसी सवाल को मैंने यहाँ उतारा, उसको हल करने की कोशिश की है। सवाल, भाभीजान में अहम किरदार क्या? अगर आपका ये सवाल आया तो आप जवाब इस तरह से लिखेंगे, अफसाना भाभीजान में भाभीजान एक अहम और मरकज़ी किरदार है, बस। फिर अगर सवाल आता है कि रुकैया भाभी जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका क्या नाम था, तो यहाँ जवाब हम लिखेंगे रुकैया भाभी के देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया, उनका नाम अख्तर था। इसी तरह अगर सवाल आता है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल में क्यों जाना पड़ता था, तो जवाब देंगे रुकैया भाभी के शौहर को इसलिए जेल में बार बार जाना पड़ता था कि वो एक सियासी आदमी थे और उन्हें सियासत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। फिर सवाल आता है रुकैया, इसी तरह ये सवाल आता है कि रुकैया भाभी किस लड़की को, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करनी पड़ी थी, तो वो पढ़ाने की वजह से पढ़ने का रही थी। इसी तरह तमाम सवालात यहाँ पे जवाब मौजूद हैं। उसी तरह रुकैया भाभी जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी, तो जवाब हम देंगे रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए ख़त लिखने बैठ जाती थी। अब हम आते हैं तवील सवालात की तरफ। तवील सवालात यानी लंबे 10 नंबरी है। अगर आप इतना भी सवाल लिख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको नंबर मिल जाएगा। रुकैया भाभी का सराफा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर करें, लिखें। तो जवाब लिखेंगे हम लोग। जवाब, जब रुकैया भाभी की बात आती है तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है, क्योंकि उनकी ज़ात ऐसी शम्मा मालूम होती है जो जलती और पिघलती रहती है, लेकिन वो रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगैर वो हर वक्त अपना एक नए पैगाम सुनाती रहती है, और ऐसा पैगाम जो अमर रहे। उसी तरह तमाम सवालात के जवाबात यहाँ मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम तर आपको मिल जाए, अब देखिए हम माज़ूरी सवालात को बनाते हैं। माज़ूरी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव है। यहाँ सवाल है कि सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो जवाब होगा फराज तो नहीं है, आशियाना भी नहीं है, अलाउ भी नहीं है। अलाउ उनका क्या है, अफसानी मजमुआ है, तो क्या होगा, भाभीजान है अफसाना। अफसाना
भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है, यानी अफसाना भाभी जान को लिखने वाले कौन है राइटर? तो सुहेल आज़िम आबादी है, पहला अलिफ होगा। उसी तरह देखते हैं सुहेल आज़िम आबादी का असल नाम क्या था? तो सुहेल आज़िम आबादी का तनवीर नाम नहीं था, गालिब नहीं, असल नाम यहाँ देखिए गलत हो गया। सुहेल आज़िम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। ये तखल्लुस है, यहाँ नाम है सैयद, ये तखल्लुस नहीं लगा दीजिएगा सैयद में। इसी तरह तमाम सवालात व जवाब को हम बना लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं, ये पढ़ाना अच्छा लगा है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये तमाम तर PDF और नोट्स आपको फ्री में मिले, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगे। उर्दू से मुतालिक तमाम तर तैयारी के लिए आज ही यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो को सब्सक्राइब करें। ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड के क्लास 10th उर्दू दरख्शा और रोशनी दोनों किताबों के मुकम्मल सवाल और जवाब के लिए PDF नोट्स फ्री में हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर से रब्ता करें 620191 18785। अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो रब्ता इस नंबर से करें और PDF इंशाअल्लाह ताला आपको फ्री में दिया जाएगा। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहां से आप देख रहे हैं वहां से कमेंट करें, मुझे बताएं कि हाँ मैं सर यहाँ से देख रहा हूँ, क्या दुश्वारी आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, वो आप मुझे बताएँ, ताकि आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है। और आप सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, बल्कि तमाम साथियों को जोड़ें। न जाने आपके एक शेयर करने से किसी की मुस्तकबिल संवर जाएगी, तो फिर आपका भी मुकद्दर जाग जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी मेहनत में, पढ़ाई में कमी नहीं करेंगे और अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।